Hello everyone, welcome to the new session of Anatomy of Flowering Plants Part 5. So इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में. So सबसे बाहर की जो लेयर होती है डाइकॉट स्टेम की वो होती है एपिडर्मिस. It is the outermost layer of the stem and is composed of tangentially flattened, closely fitted parenchymatous cell that appear rectangular in transverse section. तो इसकी जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है स्टेम में वो काफी कॉम्पैक्ट होती है. इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं. फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस सेल्स: प्रोटेक्शन ऑफ इनरमोस्ट टिश्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म. सो ये इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करती हैं और किसी भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकती हैं. रिडक्शन इन सरफेस ट्रांसपिरेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल. सो क्यूटिकल प्रेजेंट होने की वजह से ये सरफेस से जो ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि वाटर जो होता है वो इवेपोरेट करने लगता है. लेकिन अगर ये क्यूटिकल की लेयर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होगी तो ये वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं करने पाएगा. सो ये रिडक्शन इन द सरफेस ट्रांसपिरेशन, यानी कि सरफेस से जो वाटर जो वेपर के फॉर्म में निकल रहे हैं उनका रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है. सो ये ट्रांसपिरेशन रेट को मिनिमाइज करने में काफी हेल्पफुल होती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा यानी स्टोमेटा से जो होती है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि बहुत सारी गैसेस जो है वो निकल रही होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सडन चेंज इन टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ सरफेस एयर. सो सडन चेंज जो टेम्परेचर होता है वो भी जो है इसके ऊपर जो सरफेस की जो हेयर्स होती हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि टेम्परेचर को ये मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होता है. इसके बाद की जो एपिडर्मिस की जो बाद की लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है. ये कॉलेनकाइमेटस के बने होते हैं और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की लेयर होती है. सो कॉलेनकाइमेटस, इनका जो सेल का जो नेचर है वो कॉलेनकाइमेटस है. पोजीशन क्या है? जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ठीक नीचे. The cell possesses extracellular thickening and contain the chloroplast. ये काफी thickened सेल होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर थिकन, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट. ये जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलेनकाइमेटस होती है, तो इनको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है. और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर थिकनिंग की वजह से ही होती है. सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंस यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं. इस वजह से ये सेल की जो लेयर होती है वो काफी थिकेंड हो जाती है. और ये थिकनिंग की वजह से ही क्या होता है कि इनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. जैसे कोई स्टेम अगर बहुत इरेक्ट ऐसे पोजीशन में है और बहुत तेज कोई आंधी तूफान आ रहे हैं, राइट, यहाँ पर आंधी तूफान बहुत तेजी से आ रहा है, विंड ब्लो कर रहा है, तो ये स्टेम कभी इधर मूव करेगा और वापस कभी इधर मूव करेगा. सो ये मूव करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक करके टूट के गिर जाएंगे. वो बहुत हार्श जब विंड आती है तब ऐसा होता है. लेकिन नॉर्मल विंड जब मूव कर रही होती है या इनफैक्ट कई नॉर्मल से भी ज्यादा कर रही होती है, तेजी होती है विंड में, उसमें भी ये विंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है क्योंकि इनमें काफी स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. और वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें कॉलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कॉलेनकाइमेटस सेल्स में जो एक्स्ट्रा सेलुलर थिकनिंग होती है सेल वॉल में, वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन मटेरियल की वजह से होती है. इसीलिए कहा गया है कि हाइपोडर्मिस प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेम. इसीलिए हम कहते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो हाइपोडर्मिस स्टेम जो है वो स्टेम को प्रोवाइड करता है, हाइपोडर्मिस लेयर. It also prepares food if the chloroplast is present. तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस में तो वो फूड प्रिपरेशन का भी काम करेगा. कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स कई लेयर्स का पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और ये इनर टू द हाइपोडर्मिस होता है, यानी कि हाइपोडर्मिस से ठीक नीचे वाली जो लेयर होगी वो किसकी बनी होगी? वो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होगी. और वहीं से जो है वो कॉर्टिकल रीजन स्टार्ट होता है, कॉर्टेक्स का रीजन जो होता है वो वहां से स्टार्ट होता है.
Cells may be rounded or angular and generally enclose the intercellular spaces. इसकी ज्यादातर जो cells होती हैं वो कैसी होती हैं, या तो round होती हैं या angular होती हैं, right? Few layers of the cortical cells may possesses the chloroplast and thus participate in the food synthesis. कुछ cortical cells जो होती हैं वो chloroplast भी अपने पास रखती हैं, और ये ज्यादातर जो होती है वो हाइपोडर्मिस से ठीक नीचे वाली 2-3 लेयर जो कॉर्टेक्स की होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वो सन की रेस के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी पूरा कर सकती हैं, यानी कि कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं, और ये ज्यादातर जो है ना सॉफ्ट ग्रीन स्टेम के केस में ही होता है, तो वो वहां पर फूड सिंथेसिस का भी काम करती हैं। कॉर्टेक्स ऑल्सो कंटेन सेवरल ऑयल डक्ट्स, बहुत सारे ऑयल डक्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के ऑयल्स और रेजन्स बनाने के काम आते हैं। ये ऑयल्स एंड रेजिन प्लांट्स के लिए काफी उपयोगी होते हैं और कई बार तो ये कमर्शियल वैल्यू भी ह्यूमन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की जो लेयर होती है दैट इज एंडोडर्मिस, innermost layer of the cortex appearing as a wavy layer with a single cell thickness। तो आपको बाहर की तरफ इस तरीके से जो है हमें कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की तरफ इस तरीके से बैरल शेप सेल्स होती हैं इसकी, और ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ये है एंडोडर्मिस, वेवी होती है एंडोडर्मिस लेयर। द सेल्स शेप लाइक बैरल, ये जो है वो एक बैरल शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है, बैरल शेप। आर पेरेन्काइमेटस एंड लैक इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो इनके बीच में दो सेल्स के बीच में कोई भी आप इस तरीके से इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, नहीं देख सकते। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर नोटेबली एब्सेंट, इनके बीच में कोई भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। Abundant starch grains are present in the endodermal cell, बहुत ज्यादा जो है वो स्टार्च ग्रेन यहाँ पर आपको डिपॉजिट होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि जो एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है इनमें स्टार्च ग्रेन का काफी डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है, और ये जो है वो स्टार्च शीट, इसीलिए हम इसको स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं। एंडोडर्मिस से ठीक अंदर की जो लेयर होती है वो कहलाती है पेरीसाइकिल। ये कुछ सेल लेयर थिक होती है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ सेल्स से बनी होती हैं, लेयर्स की बनी होती हैं, और ये कुछ लेयर्स की थिकनेस होती है, और जस्ट ये एंडोडर्मिस के ठीक नीचे जो है ये प्रेजेंट होती है, और ये जो है made up of few layers of sclerenchymatous fibers alternating with the parenchymatous। तो ये दो तरह की सेल्स आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं, sclerenchymatous fibers जो कि ऑलमोस्ट डेड होती हैं, लेकिन इनमें parenchymatous सेल्स भी होती हैं। Sclerenchymatous pericycle provides mechanical strength, whereas the parenchymatous pericycle stores the फूड। जो पेरेन्काइमेटस वाली सेल्स होंगी वो फूड स्टोरेज का काम करेंगी, वेयरएज जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनको प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये पेरिसाइकिल का यहाँ पर काफी उपयोगिता है। वैस्कुलर स्ट्रेंथ, vascular bundles are arranged in the form of ring around the central pith। vascular bundle is collateral, conjoint and open। so यहाँ पर डाइकॉट स्टेम के केस में क्या होता है, कोलैटरल होता है, कॉन्जॉइंट होता है और ओपन होता है, यानी कि दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जॉइंट और उसके बाद ओपन, यानी कि इनके बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। फ्लोएम, अगर हम वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल के जो कंपोनेंट होंगे उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्योंकि वो सबसे आउटर की तरफ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल। सो बाहर की तरफ सबसे क्या सेल है, पेरिसाइकिल की लेयर है, और पेरिसाइकिल लेयर के ठीक नीचे जो है वो वैस्कुलर बंडल ऐसे प्रेजेंट होगा, और वैस्कुलर बंडल के जो बाहर की तरफ कौन सी लेयर होगी, फ्लोएम। यहाँ पर आपको वैस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ जो है वो फ्लोएम दिखाई देगा। फ्लोएम आपको पता ही है कि 4 डिफरेंट कंपोनेंट से बने होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स,
फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, जिसमें कि फ्लोएम फाइबर सिर्फ डेड होता है, बाकी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सभी लिविंग होते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो है हमें जाइलम देखने को मिलता है। ये इनर साइड टू द वेस्कुलर बंडल, यानी वेस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होता है, राइट। जाइलम जो है वो वेस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और इसमें भी हमें 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, जिसमें कि जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग है, बाकी ट्रैकीड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स ये तीनों नॉन लिविंग है, डेड है, राइट। सो ये जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम जो कि वेस्कुलर बंडल का जो ही कंपोनेंट है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो गया। अब ये ओपन वेस्कुलर बंडल है। ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल जो है वो इनमें जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट है। तो कैम्बियम, अगर वेस्कुलर बंडल ओपन है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा, राइट। बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम। इट इज ऑफ 2 टाइप, इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। सो सपोज ये हमारा एक वेस्कुलर बंडल है और बाहर की तरफ जाइलम है और अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो है वो फ्लोएम है। यहां पर ये फ्लोएम है और अंदर की तरफ ये जाइलम है। इनके बीच में ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, राइट। अब ये जो वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल को हम किस तरह का बोलेंगे? ये जो है इंट्राफेसिकुलर है, इंट्राफेसिकुलर। अब यहां पर एक और वेस्कुलर बंडल होगा इसी तरीके से, राइट। उसके बीच में भी इंट्राफेसिकुलर बंडल होंगे, लेकिन यहां की जो जो पित्त की जो सेल्स होती हैं, है ना, ये जो है एक सीजन में क्या होता है कि ये एक्टिव हो जाती हैं, ये जो है मॉडिफाई हो जाती हैं और कैम्बियम सेल में बदल जाती हैं। तो इनके बीच में ये जो कैम्बियम सेल्स बन रही हैं ये कहलाती हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही बनती हैं और ये इस तरीके से पूरा रिंग जैसा स्ट्रक्चर कैम्बियम का बन जाता है। So cambium help in secondary growth to increase in the girth of the stem. So ये क्या करती हैं कि ये बाहर की तरफ भी जो है वो फ्लोएम सेल्स और अंदर की तरफ भी जाइलम सेल्स बनाती हैं, सेम यहाँ पर भी। तो पूरा जाइलम बाहर की तरफ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फ्लोएम की एक सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इस तरीके से बन जाता है। So interfascicular cambium is a primary meristem, but it subsequently transformed into secondary meristem during the secondary growth. And it is present between the two vascular bundle. ये दो vascular bundle के बीच में present होती है interfascicular cambium. So examination point of view से ये बहुत ही important है। Medullary rays or pith rays present between the vascular bundles that are occupied by the parenchymatous cell. तो parenchymatous cells जो होती हैं, जो दो vascular bundles के बीच में present होती हैं, उनको हम कुछ cells को medullary rays कहते हैं। ये हेल्प करती हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर, मिनरल्स एंड गैसेस फ्रॉम पिथ टू दी कॉर्टेक्स। पिथ से कॉर्टेक्स की तरफ जो है जो भी फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, वाटर है, मिनरल्स है, उनका जो है ये कंडक्शन कर रही होती है। और जो सेंटर में होता है वही कहलाता है पिथ और मेडुला। सो द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टेम आर द पैरेन्काइमेटस। ये कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि फूड स्टोरेज का काम करती हैं, जिनको हम पिथ या फिर मेडुला भी कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस है, ये कोलेनकाइमेटस सेल, हाइपोडर्मिस, देन पैरेन्काइमेटस, यहां पर कॉर्टिकल सेल्स, देन ये आप देख सकते हैं कि पेरिसाइकिल काफी थिक हो चुका है, देन बाहर की तरफ फ्लोएम, देन यहां पर कैम्बियम, देन मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और यहां पर अंदर की तरफ पिथ। ये एक पर्टिकुलर यहां पे वेस्कुलर बंडल को यहां पर मॉडिफाई करके दिखाया गया है।
Monocotyledonous stem. Monocot stem exhibit only the primary structure and lack the secondary growth, क्योंकि ये इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है वो क्लोज टाइप का होता है, यानी कि इसमें कोई भी कैम्बियम लेयर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए कोई सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलता है। इन अ टिपिकल मोनोकॉट स्टेम लाइक मेज, यानी कि जिया मेज में जो है वो हमें ट्रांसफर सेक्शन अगर कट करें तो हमें ये सारे टिश्यूज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से टिश्यूज? बाहर की तरफ जो है वो एपिडर्मिस है, वन सेल थिक लेयर, आउटर मोस्ट लेयर उसकी होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस सेल इज अ स्मॉल कॉम्पैक्ट रेक्टेंगुलर एंड पेरेनकाइमेटस, और जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, काफी कॉम्पैक्ट होती हैं और पेरेनकाइमेटस इन नेचर होती हैं। क्यूटिकल जो है वो इनके बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है आउटसाइड, और इसके ऊपर हेयर जो है वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हेयर जो होता है वो एक तरीके से डाइकॉट स्टेम का फीचर है। इट पोजेसेस डिपोजिशन ऑफ सिलिका एंड क्यूटिन, तो ये काफी सॉफ्ट होती हैं, सो अपने प्रोटेक्शन के लिए इनके ऊपर सिलिका और क्यूटिन की काफी थिक लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके नीचे जो है वो हमें हाइपोडर्मिस देखने को मिलता है, जो कि कंप्राइज करता है 2 to 3 लेयर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की, और सिचुएटेड बीनीथ द एपिडर्मिस। ये जो होती है एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है वो प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस की लेयर। Ground tissue composed of cluster of thin-walled parenchymatous cells lack differentiation into cortex endodermis pericycle। so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आप स्टेम को देखकर ही बता सकते हैं कि ये डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है, क्योंकि यहां पर जो ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है, ग्राउंड टिश्यू में कोई भी इस तरीके से आपको जो है वो डिमार्केशन नहीं मिलेगा कि ये वाली पर्टिकुलर लेयर जो इतनी यहां से यहां तक की कॉर्टेक्स की है, ये वाली पर्टिकुलर एंडोडर्मिस की है, और ये इतनी सारी लेयर जो है वो पेरिसाइकिल लेयर कॉम्प्रोमाइज करती हैं। लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम के केस में देखने को नहीं मिलता है। ये इसका बहुत यूनिक फीचर है, यानी कि जो हमें बाहर एपिडर्मिस मिलेगा, देन हाइपोडर्मिस मिलेगा, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, और हमें वेस्कुलर बंडल यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में ऐसे दिखाई देंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर मोर, और जो ये ग्राउंड टिश्यू होगा उनके बीच में आपको इस तरह खास तौर से इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेगा, और ये ग्राउंड टिश्यू का मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, जो भी फूड मटेरियल है उसको स्टोर करके रखना। वैस्कुलर स्ट्रैंड, अगर हम वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। वैस्कुलर बंडल्स आर स्मॉल इन साइज बट मोर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। बहुत ज्यादा वैस्कुलर बंडल्स इसमें स्कैटर्ड होते हैं, है ना। इस तरीके से वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ होते हैं। अंदर की तरफ कम वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं। Vascular bundles are large and more space toward the center. Vascular bundles are conjoined, collateral and closed. Very important point. मोनोकॉट के केस में क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होता है, क्योंकि यहां पर कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वैस्कुलर बंडल को यहां पर दर्शाया गया है। तो बाहर की तरफ आप देख सकते हैं प्राइमरी फ्लोएम है, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, यानी कि ये पूरा जो है वो फ्लोएम की लेयर्स है, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि वेसल्स, ट्रैकीड, वेसल फाइबर्स, ये पूरा जाइलम की लेयर्स है। कोई भी कैम्बियम की लेयर बीच में आपको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोनोकॉट के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। फ्लोएम, लैक फ्लोएम पेरेनकाइमा। फ्लोएम पेरेनकाइमा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। Phloem is differentiated into outer protophlloem and inner metaphlloem. The conduction of food is facilitated by the sieve tubes and companion cells. So ये आपको याद रखना है कि मोनोकॉट के केस में कोई भी फ्लोएम पेरेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता। Xylem, comprising the vessels, tracheids, xylem parenchyma and limited number of xylem fibers. कम प्रेजेंट होते हैं xylem fibers, जबकि अच्छे खासे प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट के केस पे। The xylem is arranged in the shape of letter Y and follows the endarch pattern.
अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, ये दोनों ही आपके जो है वो करिकुलम में है। सो एनाटॉमी ऑफ लीफ, अ टिपिकल डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डाइकॉट की लीफ जो होती है वो ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। A vertical section of a typical dorsiventral leaf shows the following features। अगर आप इसके ट्रांसवर्स सेक्शन, अगेन यहां पर अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, चाहे रूट का, चाहे स्टेम का, चाहे लीफ का, तो आपको इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करना पड़ेगा। तो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप कट करते हो तो ऊपर की तरफ आपको एपिडर्मिस लेयर मिलेगी, देन मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स दो तरह की होंगी, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और फिर आपको वेस्कुलर सिस्टम भी देखने को यहां पर मिलेगा। A daxily spaced palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। तो palisade parenchyma आपको ऊपर से ऐसे वर्टिकली इस तरीके से अरेंज दिखाई देंगे और इसमें आपको ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे दिखाई देंगे। सो ये ऊपर सतह, एडेक्सिली मतलब अपर लेयर, ऊपर की जो लेयर होती है डॉर्सल सरफेस, उसकी बात हो रही है। ऊपर की तरफ हमें ये पैलिसेड पेरेन्काइमा देखने को मिलता है। The oval or rounded and closely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इस तरीके से राउंड शेप में आपको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में काफी एयर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। There are numerous large spaces and air cavities between these cells। ये छोटे छोटे एयर कैविटीज आपको स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स में देखने को मिलते हैं। Vascular system is include the vascular bundles which can be seen in the veins and matrix। So यहाँ पर vascular system जो होता है वो vascular bundles से बना होता है जिसमें कि आपको veins और matrix भी देखने को मिलते हैं। The size of the vascular bundle are dependent on the size of the veins। तो veins बहुत अगर minute वाली है तो vascular bundle आपको छोटा दिखाई देगा, और वहीं अगर आप midrib region से कट कर रहे हो तो आपको काफी बड़ा vascular bundle वहां पर देखने को मिलेगा। The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cell। तो यहाँ पर डाइकॉट के केस में आपको बंडल शीट सेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर की एपिडर्मिस लेयर है, उसके ऊपर क्यूटिकल के लेयर भी प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पर आपको पैलिसेड पेरेन्काइमा, ऐसे इलोंगेटेड पैलिसेड पेरेन्काइमा देखने को मिल रहा है। लोअर सरफेस पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है लेकिन इंटरप्टेड है छोटे छोटे होल्स के थ्रू, जिसको हम स्टोमेटा भी कहते हैं, और नीचे कुछ जगह एपिडर्मल हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कितना है, और यहाँ पर जो है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में बहुत सारे एयर कैविटीज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको वेस्कुलर बंडल भी है। वेस्कुलर बंडल ये मिडरिब रीजन से काफी बड़ा वेस्कुलर बंडल है, और ये जो है ये बंडल शीट सेल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बंडल शीट सेल। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट लीफ के बारे में, जिसको हम आइसोबाइलेटरल भी कहते हैं। यानी कि मोनोकॉट लीफ आपको ग्रास जैसी दिखाई देगी, ऊपर का सरफेस और लोअर का सरफेस ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिलता क्योंकि बिल्कुल इरेक्ट रहती है, राइट। सो आइसोबाइलेटरल लीफ, लीफ के ऊपर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा और ऊपर की तरफ का और नीचे की तरफ का दोनों एक जैसा ही होगा। अब वहां पर डाइकॉट के केस में स्टोमेटा जो होता है ज्यादातर नीचे की तरफ, नीचे के एपिडर्मल सरफेस पे कन्फाइंड होता है, जबकि यहाँ पर स्टोमेटा ऊपर और नीचे दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इन्हीं की वजह से इसको हम आइसोबाइलेटरल कहते हैं। And in an isobilateral leaf, the stomata are present on both the surface of the epidermis, and the mesophyll cell is not differentiated into palisade and the spongy parenchyma। Very important feature। यहाँ पर palisade और spongy parenchyma cells का जो है डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया दे रहा है लीफ का, वो मोनोकॉट लीफ का है, किसी मोनोकॉट लीफ का है। In grasses, the certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells, और इन सेल्स को हम बोलते हैं बोलीफॉर्म सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोकॉट लीफ का। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is
एक्सपोज्ड, बाहर की तरफ ये बुलिफॉर्म सेल्स की वजह से एक्सपोज्ड हो जाती है क्योंकि इनमें वाटर स्वेल कर जाता है। एंड दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्टेट, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स एंड मिनिमाइज द वाटर लॉस। क्योंकि इनमें इनको वाटर लॉस कम करना है, तो ये जब बुलिफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाती हैं तो ये जो है कर्ल कर जाती हैं लीफ, और इस तरीके से ये वाटर लॉस को भी मेंटेन करती हैं। Parallel venation in the monocot leaf is reflected in the near similar size of the vascular bundle। आप कहीं पे भी कट करेंगे तो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो पैरेलल वेनेशन होने की वजह से सारे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एक साइज के ही देखने को आपको मिलेंगे मोनोकॉट के केस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मिड रिब रीजन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों वेस्कुलर बंडल, क्योंकि एक वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ऊपर भी क्यूटिकल के लेयर है, नीचे भी क्यूटिकल के लेयर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बुलिफॉर्म सेल्स, यहाँ एपिडर्मिस की कुछ लेयर सेल्स जो होती हैं काफी मॉडिफाई कर जाती हैं और बुलिफॉर्म सेल्स ये बनती हैं। यहाँ पर कोई भी डिमार्केशन आपको पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स का यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है ना। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोकॉट लीफ का। सो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।